इसमें अमित और आप सभी का जूम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सीरीज़ में बेटे आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बातें करने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कि आप किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को किस तरीके से लिखोगे इन टर्म्स ऑफ एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। देखिए बेटे, बहुत ज़्यादा सिंपल बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक नॉर्मल टॉपिक है और इसकी यूज़ हमें हर जगह मिलेगा। आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने जाओगे, आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ने जाओगे तो आपको इसकी नीड पड़ती ही पड़ती है। मैं आपके आप सामने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को एक बहुत सिंपल बेसिक फॉर्म में बता रहा हूँ एंड मोस्टली फॉर द बिगिनर्स कि होते क्या हैं, क्या बातें होती हैं, दैट ऑल थिंग्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को समझने के लिए मुझे इन 3 रूल्स को समझना पड़ता है कि ये रूल्स बताते क्या हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के इस हेडिंग पर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमें यह बात समझनी है कि मैं ऑर्बिटल क्या कहता हूं। व्हाट इज ऑर्बिटल? 3 टर्मोलॉजीज जिन्हें आपको मालूम होना चाहिए, शेल, सब शेल और ऑर्बिटल। देखो बेटे, एटम का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल सा है जैसा आप पढ़ते थे कि न्यूक्लियस से चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। एटम का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और आपको बताया गया हिजेनबर्ग और ब्रोगली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो पाथ है वो वेव्स है। इसका मतलब आप उन्हें लोकलाइज्ड नहीं कर सकते, दे आर डीलोकलाइज्ड, वो हर जगह मौजूद दिखते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट में ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को स्क्रॉडिंगर इक्वेशन से सॉल्व किया गया। स्क्रॉडिंगर इक्वेशन लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया आपसे। उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल बताया गया वो स्पेस जहां 90% इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी होती है। और जब इक्वेशन सॉल्व किए गए तो पता लगा कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो 4 तरीके के ऑर्बिटल्स पाए जा सकते हैं। क्या क्या? एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल टर्म्स में। एस ऑर्बिटल्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से घूम रहे होते हैं कि उनका जो पाथ बनता है, जो शेप बनता है उस पर्टिकुलर एरिया का, वो स्फेरिकल हो जाता है। पी ऑर्बिटल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटे इस तरीके से घूम रहे होते हैं कि जो शेप इसका आपको देखने को मिलता है दैट शेप इज अ डम्बल शेप। डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? तो डी ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स बताए जाते हैं जिनका शेप जब हम चेक करते हैं, जब हमें इनकी प्रोबेबिलिटीज पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, तो ये डबल डम्बल शेप देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं कि F क्या है, तो F काफी कॉम्प्लेक्स पिक्चर में देखने को मिलता है जिसे मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। तो आपके सामने 4 ऑर्बिटल्स जिनके बारे में आगे बातें आई, S, P, D, F ऑर्बिटल्स के बारे में। S ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी सर्कुलर स्फेरिकली दिखती है, डम्बल शेप दिखती है अगर, तो आप P, फिर D और फिर F ऑर्बिटल कहते हो। अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का एटम दिखता है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के चारों तरफ सबसे पहले एक प्रोबेबिलिटी दिखती है इलेक्ट्रॉन्स के होने की, उसके बाद कुछ स्पेस गैप रहता है, फिर से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है, उसके बाद हमें फिर से इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से। यानी आप देख सकते हो कि द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं कि सर्कुलर पाथ में ही घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहां और फिर अगली बार यहां दिखता हुआ दिखता है। जस्ट लुक लाइक अ एटम। इस तरीके के एक एटम के बारे में बातें हो रही हैं। तो आपको क्या समझना है, आप एक बेसिक बात समझ के रखो, इतना कॉम्प्लेक्स मत सोचने के अकॉर्डिंग वर्क करो कि कैसा होता होगा, कैसा दिखता होगा। आप समझ के देखो, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपने पढ़ा था ना KLMN शेल्स होते हैं। KLM ये शेल्स होते हैं। तो ये शेल्स जो है ये प्रिंसिपल एनर्जी शेल्स हैं बेटे। प्रिंसिपल हमारे एनर्जी शेल्स हैं। ये जो शेल्स होते हैं, जब हम इन शेल्स को स्टडी करते हैं तो हमें दिखता क्या है कि द शेल्स आर मेड बाय सम सब शेल्स। तो शेल्स को जब डिवाइड किया जाता है तो आपको क्या मिलता है? आपको सब शेल्स मिलते हैं। तो प्रिंसिपल एनर्जी शेल्स हो गए। शेल के बाद हमारे पास क्या आया? सब शेल आ गया। ये जो सब शेल्स हैं इन्हें जब फर्दर डिवाइड किया जाता है तो आपको ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं। सबशेल्स 4 तरीके के नाम्स में आते हैं, एस, P,
पी डी और एफ। ठीक है, अब क्या ध्यान रखना है, देखो शेल्स किससे बने हुए हैं, सब शेल से। सब शेल्स एसपीडीएफ के नाम से जाने जाते हैं, और एसपीडीएफ जो होते हैं, जो सब शेल्स होते हैं, दे मेड बाय ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल ध्यान रखना, जो आप रिप्रेजेंटेशन दोगे वो होगा कुछ ये है एक ऑर्बिटल। जो एस सबशेल होता है उसमें एक ऑर्बिटल बनाते हैं। पी सबशेल जो होता है उसमें हम 3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये पी सबशेल है, और पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। जो डी का सबशेल होता है, इट कंटेन 5 ऑर्बिटल्स। डी सबशेल जो हमारा होता है उसमें 5 ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं। और जो एफ का सबशेल होता है बेटे, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये डी का सबशेल है। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, सबसे पहले कि शेल्स क्या होते हैं, वही KLMN वाले। उन शेल्स को जब फर्दर हम स्टडी करते हैं तो हमें मिलता क्या है, दे मेड बाय सम सबशेल्स। और सबशेल्स 4 तरीके के दिखाए गए हैं, SPDF। ऐसा नहीं GH नहीं होता, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में नहीं मिलते हमारे किसी एटम के साथ। तो 4 सबशेल्स होते हैं SPDF में। जानिएगा S सबशेल जो होता है, दे कंटेन 1 ऑर्बिटल। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होता है। और किसी एक ऑर्बिटल में जो प्रोबेबिलिटी निकाली गई, वो पता लगा कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, मतलब S सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और ईच ऑर्बिटल कंटेन ओनली मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एस पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी सबशेल में अगर ऐसे ही बोलोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि इनके पास 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। और एफ सबशेल में टोटल मिला के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और इनके पास टोटल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो एस, पी, डी और एफ, ये 4 तरीके के सबशेल्स पाए जाते हैं। एंड द ईच सबशेल मेड बाय ऑर्बिटल्स, जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। जैसे कि एस ऑर्बिटल क्या है, ये एस ऑर्बिटल हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ का सर्कुलर पाथ। पी ऑर्बिटल में 3 आपने बनाए हैं, तो एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग डंबल्स, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग, और तीसरा जेड के लॉन्ग। तो ये जो है ये पी सबशेल है, और इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। ये एक ऑर्बिटल है बेटे, और इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पी हो गया। डी और एफ के शेप्स अभी आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि अलग अलग इनके शेप्स कैसे दिखते हैं। तो अभी आपको एस, पी, डी और एफ नाम समझना है, क्योंकि वी हैव मूव विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में सबसे पहली बात, आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, किसमें, ऑर्बिटल्स में। तो ये ऑर्बिटल्स है। कैसे फिलिंग करोगे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसको सबसे पहले क्लियर किया। शेल मेड बाय सबशेल, सबशेल्स मेड बाय ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स 4 शेप्स में आपको मिलते हैं। स्पेरिकली शेप एस वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, डंबल शेप वाले पी ऑर्बिटल्स होते हैं, डबल डंबल वाले डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और एफ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स शेप से मिलकर बने होते हैं। अब आइए इन रूल्स को समझते हैं कि क्या बातें आगे बताई गई। देखो बेटे, आपको सबसे पहले जो पॉइंट समझना था वो ये था कि क्या बेसिक कंडीशन है। अब इन्हें कैसे, इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से फिलअप करना है, क्या कंडीशन है, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो उन्हें बताने के लिए अबाउ, पाउली और हुंड्स 3 रूल आए। फर्स्ट वन बात करें, अबाउ प्रिंसिपल क्या था। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, द ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स को जब आप भरोगे तो सबसे पहले लोअर एनर्जी में, फिर उससे बड़ी एनर्जी, फिर उससे बड़ी एनर्जी, फिर उससे एनर्जी बड़ी के फॉर्म में। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे। अगर मैं आपसे बात करूं तो इस बात को ध्यान रखिएगा बेटे कि जो फर्स्ट शेल होता है, अब क्या बात जाननी है, जो फर्स्ट शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आप निकालते हो n² के फॉर्मूला से, 2n² के फॉर्मूला से, कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। आपने कहा 2n की वैल्यू 1 का स्क्वायर किया तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो पहले वाले में कितने सबशेल्स पॉसिबल होंगे। आपने कहा अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो पहले वाले शेल में तो एक ही ऑर्बिटल हो सकता है, और एक ऑर्बिटल वाला सबशेल s ऑर्बिटल होता है। मतलब सबसे पहले जो 1 वाला होता है उसमें 1s ऑर्बिटल पॉसिबल होता है। उसके बाद सेकेंड शेल पे आते हैं।
सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? आपने कहा सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चलो उसे भी निकाल के देख लेते हैं। हमने n की वैल्यू 2 रख दी, 2 का स्क्वायर, यानी आपने कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो इसमें तो 2 आ सकते हैं, 2 4 6 8, मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल दोनों मौजूद होते हैं उसमें। यानी आप कह सकते हो कि सेकंड शेल 2s और 2p जैसे सब शेल से बना होता है। n की वैल्यू 3 रख देते हैं, 3 रख दोगे तो 2 और 3 का स्क्वायर करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे टोटल मिला के, और 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसका मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18। इसका मतलब थर्ड वाला जो हमारा शेल होगा इट मेड बाय 3s 3p एंड 3d। ओके, फर्दर अगर 4 के साथ वैल्यू पुट करते हैं तो 2n स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करोगे तो मिला के 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे चौथे शेल में। तो फिर वही देख लो, 2 इसमें 6 8 इसमें 10 18, और इसमें मिला के आप देखोगे तो 2 4 6 8 10 12 14 18 और 14 32 होता है। तो चौथे वाले में 4s 4p 4d और 4f आ जाएगा। फिर बात उठती है कि पांचवें वाले केस में क्या होगा। आप कहोगे चलो फिफ्थ वाले की बात करते हैं, इस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 5 का स्क्वायर कर दिया आपने 50। तो यहां तक तो 32 हो गया। तो f के बाद एक g सब शेल आता है बेटे। g सब शेल में 7 नहीं 9 ऑर्बिटल होते हैं। 9 क्यों किए? आप ऐसे भी देख सकते हो, इसमें 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, लगातार 2 2 बढ़ रहा है। या ऐसे समझ सकते हो कि 18 इलेक्ट्रॉन और जोड़ने हैं तो 9 ऑर्बिटल वाला तो चाहिए हमारे पास। तो जी सब शेल में 9 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ओके, तो हमने कहा कि इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 5s 5p 5d 5f 5g, वैसे ही 6s 6p 6d 6f 6g और आगे 6s 7h। क्लियर है बातें? उसके बाद 7 के साथ क्या लिख सकता हूं मैं, 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i, 8s 8p 8d 8f 8g 8h 8i 8g। तो ये सब लिखा जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को जब आप फिलअप करोगे तो क्या H, I और G में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आएगी या नहीं आएगी, इस पर भी बातें डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले आइए बातें करते हैं। ये तो हमारे पास हो गया पर्टिकुलर सिस्टम जो मैंने रिप्रेजेंट करके दिया आपको। अब इस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को कैसे फिलअप करते हैं, तो आओ ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं किस तरीके से इसे ड्रॉ कर रहा हूं। आप देख सकते हो बेटे कि इस फिलिंग में हमारे पास GH में कहीं इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8s तक पहुंच पाते हैं, तो वहां के बाद आप देखो सारा खाली पड़ा है। तो अगर आप चाहो तो इन्हें रब कर दो, आप बनाओ ही ना। आप कैसे बनाओ, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, आप GHIJ को हटा सकते हो, वहां पे इनकी कोई नीड नहीं है। ये सिर्फ शो किए गए हैं कि इस तरीके से इनके हम एनर्जी को लिख सकते थे, किसी शेल में कितने सब शेल हो सकते थे। अब आपको क्या करना है, आप इस तरीके से एरो बना लो 1s। उसके बाद आप जाओगे यहां पर 2s फिर 2p 3s फिर 3p 4s फिर 3d 4p 5s फिर 4d this one then this then this। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की एक वे है ऑफ फिलिंग। मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी है, सबसे कम एनर्जी है 1s वाले की। ठीक है, 1s के बाद कौन आ रहा है, 1s के बाद आ रहा है 2s, 2s के बाद कौन आ रहा है 2p, 2p के बाद कौन आ रहा है 3s, 3s के बाद कौन आ रहा है 3p, 3p के बाद कौन आ रहा है 4s, 4s के बाद कौन आ रहा है 3d, उसके बाद 4p देन 5s एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इनके ऑर्डर को कर सकते हो। सबसे कम एनर्जी 1s वाले ऑर्बिटल को दी जा रही है। तो अबाव प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो आप इस मैनर में करोगे
जैसे आइए एक एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग को हम किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं। मैंने कहा कि चलो इसे अप्लाई करके देख लेते हैं कि किस तरीके से इसे अप्लाई करते हैं। हमने कहा मेरे पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। ओके, मुझसे कहा गया इसके लिए कन्फिगरेशन लिखो। तो आपने एक कन्फिगरेशन तो पढ़ा है ना, 282। ये तो शेल्स के फॉर्म में पढ़ा है, KLMN वाले शेल फॉर्म में। लेकिन अगर इसे हम सब शेल के फॉर्म में लिखते तो आप लिखते सबसे पहले मेरे पास 1s वाला सब शेल आएगा, 1s। उसके बाद कौन आएगा, 2s। उसके बाद कौन आएगा, 2p। उसके बाद कौन आएगा, 3s। इस तरीके से बढ़ते चले जाओगे। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, ये सब शेल है तो आप जानते हो कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 लिख दो। फिर सेकंड वाले में मैक्सिमम 2 आते हैं। p में कितने आते हैं, 6 आते हैं। कितने हो गए, गिनो, 2 4 10, मुझे तो 12 चाहिए तो 3s में 2। अब देखो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरे वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तीसरे वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, तो ये हमने 12 के लिए लिख दिया। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ फॉस्फोरस का लिखो जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 15 लिखना है तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s, इस तरीके से याद रख लो। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, यहाँ तक तो कम से कम याद रख लीजिए सीरीज को। अब क्या करना है, 15 भरने हैं, 2 2 4 4 6 10 10 12। अब 3 ही तो बचे, तो अगर 3 बचे तो 3 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। यानी कि p में 6 ही भरने होते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन है ही नहीं 6, तो कितने भरोगे, 3 भर के छोड़ दोगे। ये किसका हो गया, p का। अब देखो पहले शेल में कितने हैं, 2। दूसरे शेल में कितने हैं, 8। तीसरे शेल में कितने हैं, 5। आप ऐसे तो लिखते थे फॉस्फोरस का 285। तो ये कैटन आपने लिखा सब शेल के टर्म्स में। तो ये सबसे पहला रूल हो गया अबव प्रिंसिपल की इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स फील इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। क्लियर है बातें। पाउली प्रिंसिपल क्या कहते हैं, पाउली प्रिंसिपल कहते हैं बेटे कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा, इनका कहना है कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों के अपोजिट स्पिन्स होते हैं। अब अपोजिट स्पिन का क्या मतलब है, आइए हम इसे क्लियर करते हैं कुछ और पॉइंट्स के साथ। इन रूल्स का अब क्या मतलब है, तो देखो मैं अब इन्हें इस तरीके से बना रहा हूं। ये सबसे पहले 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s हो गया, 3p हो गया। अब मैं नीचे कर रहा हूं, ठीक है, 4s हो गया, 3d हो गया, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। यहां तक तो कम से कम सब बच्चों को याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 30 तक का ये पैटर्न बनता हुआ दिखेगा आपको। 30 तक कैसे, देखो 2 4 6 10 12 12 और 6 18 20 और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। तो 30 तक के तो फॉर्म आपको लिखने आने चाहिए अब कम से कम। अब इसे किस तरीके से लिखना है, मान लो मैं कहता हूं कि आयरन के लिए लिखो। आयरन मतलब 26 एटॉमिक नंबर, तो सबसे पहले 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे s में। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है। कहने का मतलब होता है बेटे, इस बात को ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ना इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। मतलब दोनों ही अपोजिट पैटर्न में घूमते हुए दिखते हैं। ये क्लॉक घूम रहा है और ये क्या हो रहा है, ये एंटी घूमता हुआ दिखेगा। तो इनको दिखाने का तरीका ये होता है कि किसी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दे आर इन अपोजिट स्पिन्स। उसके बाद 2s आ गया, उसके साथ भी ऐसा हो गया। फिर कौन आ गया, 2p आ गया। तो आपने कहा 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। हुंड्स ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन sp-df ऑर्बिटल कैन नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ गिवन सबशेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो इसे आप सिंपल बात में बोल सकते हो कि वी नेवर परफॉर्म पेयरिंग अंटिल की ईच सबशेल इज हाफ फिल। तो ये आप कह सकते हो क्या कि इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हो, पेयरिंग नॉट टेक्स प्लेस अंटिल all orbitals of subshell are singly filled। आप तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। हुंड्स रूल को समझने का एक आसान सा तरीका है। आइए चलिए एक बात क्लियर करते हैं हुंड्स रूल के टर्म्स में।
मान लीजिए मैंने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की और उसमें मैंने अपने कई दोस्तों को बुलाया। कई दोस्तों में हुआ क्या कि सारे आ गए। मैंने 14 दोस्तों को बुलाया था, सारे के सारे आ गए। मैंने स्वीट के 20 पीसेस मंगवा के रखे थे कि आएंगे तो उन्हें सर्व कर दूंगा। अब हुआ क्या कि एक मैंने टेबल पे 20 स्वीट के पीसेस रख दिए और अपने दोस्तों से कहा जाइए ले लीजिए। आफ्टर 1 और 2 मिनट क्या सीन होगा, मेरे पास 2 से 3 दोस्त खड़े होंगे और मुझसे वो कंप्लेन कर रहे होंगे, यार मुझे तो मिला ही नहीं, वो मोटू तो 3 खा गया। द मीनिंग इज वॉट कि वो सर्विंग का पहला पैटर्न जो था दैट इज नॉट अ गुड, कि आपने सोचा ही नहीं कि किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, कोई 2 ले रहा है कोई 3 ले रहा है, दैट इज अ पैटर्न। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सर्विंग का पैटर्न दूसरा यूज करते हैं कि सबसे पहले सबको एक एक दे दो, उसके बाद आप दूसरी सर्व कर सकते हो किसी को भी, यहां पर कंफ्यूजन कम होगा और प्रॉब्लम भी कम होगी, कोई कंप्लेन नहीं करेगा। तो द बेसिक थिंग इज व्हाट कि इसी बात को हुंड्स ने भी कहा कि आप इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p में, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो आप ये नहीं करोगे कि पहले आप इसको पेयर कर दोगे और फिर इसके बाद जाओगे इसके पास, आप सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे और भरने के बाद ही आप पेयरिंग करने जाओगे। आप कहोगे यार पहले भी पेयरिंग नहीं करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं आएगी प्रॉब्लम, समझिएगा बातों को। अभी हम हमेशा ऐसे ही भरेंगे 1s 2s 2p, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 हो गए। उसके बाद 3s 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो, उसके बाद 3p कितने हो गए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, काउंट कर लीजिए 10 18। फिर 4s आ गया, कितने हो गए आपने कहा 20 हो गए। उसके बाद आपके पास अब 6 इलेक्ट्रॉन है और डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और यहां पे हुंड्स का काफी इंपॉर्टेंट बात आएगी। अगर कभी का एग्जाम हमें क्वेश्चन इस तरीके से बना के दे देता है क्या ये पॉसिबल है, तो आप कहोगे नहीं ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं और रूल कहता है कि वी नेवर परफॉर्म पेयरिंग अंटिल द सबशेल इज व्हाट ऑल ऑर्बिटल आर सिंगली फील्ड। जब तक वो सिंगली फील्ड नहीं हो जाते तो 3 भर दिए, कितने भरने हैं 6, तो 4 5 6 ऐसे भरना है आपको। तो यहां पर आपने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा वो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा कुछ इस तरीके से। इस कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हो कि सिस्टम के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट कि अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जब भी इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है ना तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब भी कोई चार्ज बॉडी मूव करती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, लेकिन जब ऑर्बिटल्स में अपोजिट स्पिन्स होते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। लेकिन अगर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख सकते हो कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट नहीं होगी। एंड दैट्स द रीजनिंग द कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कहने का मतलब वो जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर आप आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हो ना तो आपने देखा ना आयरन मैग्नेट से चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं आपसे किसी से भी पूछूं बताओ क्या ये पैरामैटिक है या डायमैटिक है, तो आप इस तरीके से बातों को समझ सकते हो कि क्या कंडीशन होती है। तो ये तो बात हो गई बेटे आयरन के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। तो यहां पर आपको समझना है अबोव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। हुंड्स ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग sp-df जो ऑर्बिटल्स हैं, s की बात नहीं हो रही क्योंकि उसमें तो एक ही ऑर्बिटल है, लेकिन बाकी में आप पेयरिंग कंडीशन को फॉलो करोगे। आइए एक एग्जांपल और चेक करते हैं। एग्जांपल में ले रहा हूं जिंक का, एटॉमिक नंबर 30 है। उसने पूछा बताइए क्या ये पैरामैटिक होगा या डायमैटिक होगा। तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। आप देख सकते हो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो पेयर्ड है। एंड दैट्स द रीजनिंग द जिंक इज व्हाट। आप बोल सकते हो कि जिंक वाला कंपाउंड पैरामैटिक नहीं होता। ऐसे कंपाउंड्स को हम डायामैग्नेटिक का नाम देते हैं बेटे। डायामैटिक मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते, दे आर वीकली रिपेल। वो रिपल्शन हमें फील भी नहीं होता है।
इन पे वीकली रिपल्शन फोर्स बनता है बट वो फील तक नहीं होता, एंड दैट इज अ कंडीशन आर टर्म्ड एज डायमेटिक। तो पैरामेटिक कौन है, डायमेटिक कौन है, हमें ये एक बेसिक पॉइंट को समझना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फिलिंग इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए थी। ये तीनों रूल याद रखने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द अबाव प्रिंसिपल, पाउली एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटे, अब मैं आपके सामने अप टू 30 तक की बातें कर रहा हूँ। आगे की बातें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना, SPDF ब्लॉक्स पढ़ते हो, तो आपको अपने आप वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस के एक्सेप्शंस दिख जाते हैं। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो हमें 30 तक के तो प्रिपेयर करके रखने पड़ते हैं जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी F ब्लॉक में एक्सेप्शंस आपको काफ़ी मिलते हैं, D ब्लॉक में भी मिलेंगे। वो सारे कॉन्फ़िगरेशन हम आपसे डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर वाइज बातें करेंगे। मुझे यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। दैट्स व्हाई वी मूव अप टू 30 कंडीशन। अगर मैं आपसे बात करूँ 30 के बारे में, तो एक्सेप्शनल केस कौन सा है? दो केसेस आप याद रखोगे, एक है क्रोमियम और एक है कॉपर। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, कॉपर एटॉमिक नंबर 29। इनके साथ एक्सेप्शन क्या होता है, आइए समझते हैं। पहले क्रोमियम के लिए 24 के टर्म्स में जनरली एक्सेप्शन क्या है? अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सबसे पहले 1s2 यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद 2s2 आप कहोगे फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2s2 के बाद आप लिखोगे 2p6, आप बताओगे p में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। 1s2 2s2 2p6, फिर आप कहोगे 3s2, s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर आप लिखोगे 3p6, p में फिर से 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद 4s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद 3d में 4 इलेक्ट्रॉन आए। एक, दो, तीन, चार। ये जो आपके सामने पिक्चर फॉर्म हो रही है बेटे, अगर मैं इस पे बात करूं तो ये क्रोमियम के केस को होना चाहिए था। लेकिन क्रोमियम के केस में होता क्या है कि s का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, याद रखिएगा क्रोमियम के केस में होता क्या है कि जो s का एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाता है 3d में, यानी कि कुछ ये पैटर्न तैयार हो जाता है। मतलब आप बोल सकते हो कि इस सिस्टम में 4 अनपेयर्ड नहीं, इस सिस्टम के पास 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड दिख रहे हैं। क्रोमियम में ये केस क्यों बना, हमें ये समझना है। वैसे ही आइए पहले कॉपर को भी समझ लेते हैं। 29, 1s2 2s2, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? s में 1 और d में कितने हो गए? 5 हो गए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, d में 9 इलेक्ट्रॉन है। इन्हें शो कर लेता हूँ, चलिए। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 4p, के बाद 4s 2 इलेक्ट्रॉन और d में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो यहाँ पर भी ये केस होता है कि s का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है d में। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जंप कर जाता है इस पर्टिकुलर में, और आप जानते हो ऑर्बिटल स्पिन अपोजिट बनाना होगा, ये आपने बना दिया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, मतलब सिस्टम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 4s1 3d10। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आपको ये बात जब समझ आ जाएगी कि ऐसा हुआ क्यों, तो ये नहीं कि आप हर जगह अप्लाई करने लग जाओ। ये सिर्फ 2 एक्सेप्शनल केसेस कहे जाते हैं जहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं। ये नहीं कि आपको अच्छा लग गया या मैं यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करवा के यहां ले जाऊंगा, मैं यहां ले जाऊंगा, यहां ले जाऊंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 2 10 12 14। ठीक है, मैंने सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा। बच्चों ने क्या सोचना है वो मैं बताऊंगा कि वो क्या क्लियर करते हैं बातों को। तो पहले आइए जाने कि ऐसा होता क्यों है।
देखिए बेटे, नेचर के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड दैट इज सिमेट्री। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब समझ के देखो, नेचर दोनों तरफ से अपने को बैलेंस करना चाहता है। जिस तरीके से आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैटिक वेव्स थी उनमें पार्टिकल नेचर भी पाया जाता था, वैसे जब हमने बातें की आगे और हमने ये बातें क्लियर की कि पार्टिकल्स में भी वेव नेचर होता है। डे ब्रॉय ने इस इक्वेशन को प्रूफ करके दिया कि जो मैटर है दे ऑल्सो आर व्हाट बिहेव एज अ वेव। इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह बिहेव करता है और सारी प्रॉब्लम वहीं से तो क्रिएट हुई हमारे सामने। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि नेचर नीड्स सिमेट्री, और सिमेट्री बनाने के लिए नेचर अपने को सिमेट्रिकल पैटर्न में लाने की कोशिश करता है। सिमेट्रिकल पैटर्न होने का मतलब मान लो एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां सिमेट्री है। लेकिन अगर यहीं एक हो तो बैलेंस नहीं है, सिमेट्रिकल पिक्चर नहीं बनेगी। यानी कहने का मतलब होता है कि जो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस जो होते हैं, फुल फील्ड जो सबशेल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। मतलब S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन अगर आपको भरे हुए दिखते हैं ना, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ये तो फुल फील्ड की बात हो गई। वैसे ही हाफ फील्ड में अगर आप बात करोगे तो P में 3, D में 5 और F में 7 हाफ फील्ड होते हैं और दे ऑल ऑल्सो एक्स्ट्रा स्टेबल। दोनों में स्टेबिलिटी पाई जाती है। स्टेबिलिटी के जो रीजन है उसमें एक रीजन तो हो गया कि सिस्टम कैसा होगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्री मिल रही होगी। फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह दिख रहा होगा। एंड द सेकंड रीजनिंग इज कॉल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज एनर्जी। ये क्या है, इसे समझा रहा हूं मैं आपको बेटे, एक्सचेंज एनर्जी को समझा रहा हूं। मान लो एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक उसी डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। 4 और 5 इलेक्ट्रॉन से इफेक्ट क्या आ रहा होगा? 4 और 5 इलेक्ट्रॉन से इफेक्ट यह आ रहा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटे, जो सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे ऑलवेज एक्सचेंज देयर पोजीशंस। तो सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 एक्सचेंज कर सकता है ये 4 और 5 और ये 6, तो टोटल मिला के 6 एक्सचेंज हो रहे हैं। यहां देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां 10 एक्सचेंज हो रहे हैं। बेसिक पॉइंट है, मान लो आपको किसी क्लासरूम में बैठ के बहुत देर पढ़ाई करनी है, तो पॉसिबल है कि आप बहुत थक जाते हो वहाँ बैठे बैठे। लेकिन अगर आपकी क्लासेस चेंज होती रहती हैं, नए नए टीचर्स आते रहते हैं, तो उतना ज़्यादा परेशान नहीं होते आप। तो जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस कर सकता है सिस्टम खुद के साथ, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि एक्सचेंज में एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम से, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। जितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और सिस्टम उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल, क्योंकि एनर्जी स्टेबिलिटी के इन्वर्स रिलेट करती है। तो अगर एनर्जी निकल जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो 10 एक्सचेंज, सोच के देखो पहले कितने थे, 6 एक्सचेंज, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, आप कितने हो गए, 10 एक्सचेंज हो गए, यानी चांस ऑफ स्टेबिलिटी बढ़ गई। हाफ फील्ड हो गया, फुल फील्ड हो गया, तो ये ज्यादा स्टेबल सिस्टम हो गए ना। फिर जब आपने ये देखा तो आपने कहा अरे यार ये तो मुझे समझ आ गया, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन तो ये होना चाहिए था। नहीं, मैंने बताया कि S के इलेक्ट्रॉन का P में जंप होना या कुछ भी होना डिपेंड करता है उनके बीच के एनर्जी गैप के बीच में भी। हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। आगे भी जब आप पढ़ोगे एक्सेप्शनल केसेस अपने F ऑर्बिटल्स में, F ब्लॉक पीरियड में, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि उनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप करके आ पाते हैं। आप हर जगह ऐसा नहीं करोगे कि इलेक्ट्रॉन को लेके जंप करा दोगे और यहां पहुंचा दोगे। तो द बिहेवियर्स कंडीशन, क्रोमियम एंड कॉपर, द 2 एक्सेप्शन केसेस जो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और अगर आपको ये बातें क्लियर हो जाती हैं तो बहुत सिंपल है कि एक्सेप्शनल कंडीशन अप टू 30 में किस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हो। तो कोई भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, 2 रीजन देने होते हैं। 1, बिकॉज ऑफ द सिस्टम इज मोर सिमेट्रिकल एंड द सिस्टम हैविंग मोर एक्सचेंज एनर्जी। ज़्यादा एक्सचेंज होंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी सिस्टम की, आप ज़्यादा रिप्रेजेंट करके दोगे।
ये तो बात हो गई इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अप टू 30 के पैटर्न में। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम समझने वाले हैं फॉर आयंस, कि हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर आयंस। देखिए बेटे, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयंस। अब बात कर रहा हूं मैं Cl माइनस, कितना होता है 17 होता है। एक माइनस आने का मतलब 18 हो गया, तो सबसे पहले 17 को लिख दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा, p के पास इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेबिलिटी है, तो ये कितना हो जाएगा 3p6 हो जाएगा। क्या सिस्टम पैरामेट्रिक है या डायमेट्रिक, तो आप कहोगे यार कोई भी इसमें मुझे अनपेयर्ड नहीं दिख रहा, वी आर राइटिंग द डायामैग्नेटिक। ओके, कैल्शियम 20 होता है, पहले 20 बना लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 निकालने हैं। कहाँ से निकलेंगे, सबसे आउटर मोस्ट शेल से, वो फोर्थ शेल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 4s0 हो गया। अभी भी कोई अनपेयर्ड नहीं है सिस्टम, ये भी डायामेट्रिक होगा। ओके, Fe3 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 26। देखो ध्यान से देखिएगा, अब बातों को में जरा सा चेंज आएगा। 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, याद क्या रखना है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को निकालने जा रहे होगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। मतलब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा, सब शेल से नहीं। आउटर मोस्ट शेल फोर्थ शेल है, तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से निकलेगा। मतलब आप जब इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे ना, तो S से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्या अनपेयर्ड है, आप कहोगे D में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड होंगे या नहीं। अप्लाई करो हुंड्स रूल, आप पेयरिंग तभी करवाओगे जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर लेते। भर दिया, कितने अनपेयर्ड आ गए, 4 अनपेयर्ड आ गए। मतलब सिस्टम कैसा होगा, आप कहोगे सिस्टम होगा पैरामैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट केस के साथ आते हैं। क्रोमियम 24। आप क्या लिखोगे क्रोमियम के लिए, आप कहोगे 24 है, लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। एक्सेप्शन था। कितने इलेक्ट्रॉन, 3। कहाँ से निकालोगे, हाँ जी पहले S से निकाल दो, चलो निकाल दिया 1, और अब कहाँ से निकलेगा, अब 3D से निकलेगा, क्योंकि 3D अब उसके बाद ही पहुँचेगा। थर्ड शेल आ जाएगा, थर्ड शेल में 3D सबसे आखिरी में आता होगा, तो इससे 2 और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 3D3 बचेगा। D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, 1 2 और 3। सिस्टम के पास 3 क्या है, अनपेयर्ड, और अगर 3 अनपेयर्ड है तो ये सिस्टम भी कैसा कहलाता है, वी आर राइटिंग पैरामैग्नेटिक। जिंक 30, कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं S से, कोई अनपेयर्ड नहीं, सारे ऑर्बिटल फुलफिल्ड हैं, आप क्या कहोगे, डायामैग्नेटिक। कॉपर 29, क्या लिखोगे कन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। एक्सेप्शन है, कितना चार्ज, +2, एक S से और D से, D9। एक क्या आ गया D में, देखो अनपेयर्ड आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर एक अनपेयर्ड आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अप टू 30, और उनके एक्सेप्शंस और आयंस के लिए कैसे कन्फिगरेशन लिखना है, ये बातें हमें समझनी थी। देखिए बेटे, एक बेसिक पॉइंट अब आपको और समझना है, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो बेटे, हाइड्रोजन के केस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो सिर्फ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो अट्रैक्शन के साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस भी आ जाता है, जिससे कि हमारे सबशेल्स अलग अलग एनर्जीज में डिवाइड हो जाते हैं।
क्योंकि हाइड्रोजन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो आप देख सकते हो 1s की एनर्जी के बाद 2s और 2p की एनर्जी बराबर है, मतलब यहाँ 1s की एनर्जी कम, फिर 2s 2p लिखोगे, उसके बाद 3s 3p 3d लिखोगे, उसके बाद 4s 4p 4d 4f लिखोगे। बहुत सिंपल फॉर्म है हाइड्रोजन के लिए। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आप देख सकते हो 1s आता था, फिर 2s, उसके बाद आप 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d एंड देन 5p जैसे पैटर्न को आप लिखते हो। तो दोनों पैटर्न्स डिफरेंट तरीके से आपको दिखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पैटर्न आपके पास हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का है या आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ ये बातें जुड़ेंगी और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ ये बातें जुड़ेंगी। तो ये जो बातें आपने डिस्कस करनी है, ये हमारा टॉपिक है जो समझने आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे बातें करने वाला हूँ बेटे क्वांटम नंबर्स के बारे में, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम क्वांटम नंबर्स डिस्कस करेंगे आपसे। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, NLMS क्वांटम नंबर्स क्या हैं और उनका यूज़ कैसे निकालते हैं, ऑर्बिटल्स के क्या क्या शेप्स होते हैं, ये बातें आपसे नेक्स्ट टर्म पे होंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।